गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर। मैं रोहित चौधरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग साहित्यिक स्रोत पे चर्चा कर रहे थे। इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं उनमें दो तरीके से मैंने आपको डिवीजन बताया था। कुछ पुरातात्विक स्रोत होते हैं जो खुदाइयों में प्राप्त होते हैं, और कुछ साहित्यिक स्रोत होते हैं जो ग्रंथ वगैरह, जीवनी वगैरह, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं, या विदेशी यात्रियों के विवरण जो हैं, यात्रा विवरण जो हैं, वो सब हम लोगों ने साहित्यिक स्रोतों के तौर पे काउंट किए हुए थे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पर, जो ऑनलाइन क्रांति है एजुकेशन के सेक्टर में। आप सब लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बच्चों बेल आइकन दबा के भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी क्लासेस के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टेबल से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू। देखिएगा, यूट्यूब पे मेरी क्लास चल रही है, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अनअकैडमी पर भी क्लास ले रहा हूँ। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मेरी प्रोफाइल को। कर क्या सकते हैं, कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी का ऐप्स डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सेकंड पेपर हिस्ट्री अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूँ। ठीक है। वास्तविक तौर पे अगर आप लोग चाहते हो, मैं हर बार कहता हूँ आपसे, हर क्लास में आपको बताता हूँ कि भाई आप लोगों को अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि बिना स्टडी मटेरियल के तो कुछ होगा ही नहीं ना। और ये स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, अनअकैडमी से मिलेगा। तो पेपर वन की भी तैयारी साथ में बेहतर तरीके से करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करते हुए 10% डिस्काउंट लेते हुए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वाकई में अगर आप लोगों को चाहिए कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए, चाहे वो पेपर वन हो चाहे वो पेपर टू हो। पेपर टू में भी अपने पास 40 से 50 सब्जेक्ट का है, लगभग लगभग अप्रोक्स एस्टिमेट। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो आपका जो सब्जेक्ट है वो एक ही एजुकेटर से नहीं, आप उसको 10-5 एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। जो भी आपको बेहतर एजुकेटर लगता है उस एजुकेटर से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज करिएगा, रोहित सर 10, और 10% डिस्काउंट के साथ में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिएगा, बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। तो 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे और रोहिताशु के नाम से आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे। 7:30 बजे मेरी अनअकैडमी पर एक स्पेशल क्लास होती है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री मैंने शुरू किया हुआ है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया हुआ है तो अब तक कर लें और अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आ जाइएगा। कल तक मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों के बारे में बता दिया था पिछले वीडियो में। आज हम स्टार्ट करते हैं जैन ग्रंथों से। तो देखो, जैन ग्रंथों की जो बात करें, ये इतिहास के स्रोत हम पढ़ रहे हैं। और जैन ग्रंथ के अलावा और कौन कौन से ग्रंथ जो हैं वो इतिहास को जानने के स्रोतों के तौर पर काम आते हैं। ठीक है। तो जैन ग्रंथों को सबसे पहली बात आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। ठीक है। और ये जो जैन ग्रंथ हैं इनका वर्तमान स्वरूप, जो आगम है, इनका वर्तमान स्वरूप द्वितीय जैन महासभा 512 ईस्वी गुजरात के वल्लभी में किया गया था। इनका जो संकलन किया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इनका संकलन द्वितीय जैन महासभा 512 ईस्वी गुजरात के वल्लभी में किया गया था। इन जैन आगमों में, जैन ग्रंथों को आगम कहते हैं, और इनमें 12 अंग महत्वपूर्ण है, यानी कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि 12 पार्ट हैं जैन ग्रंथों के। इनकी डिटेल जब आपको जैन धर्म पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। आचरण सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम आपको प्राप्त होते हैं, और भगवती सूत्र से महावीर की जानकारी के साथ साथ 16 महाजनपदों का भी आपको उल्लेख मिलता है। कल मैंने आपको बताया था जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ, और बताया था कल मैंने आपको, याद होगा तो, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है, और इस अंगुत्तर निकाय से भी आप लोगों को 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त हो जाती है। नामधर्म कथा सूत्र, इसको हम ज्ञाता धर्म कथा सूत्र भी कहते हैं। इस ग्रंथ में महावीर की शिक्षाओं का क्या किया गया है, संग्रह किया गया, उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है। अतंग 10 दशाओं व अणुत्रो व बाह्य दशाओं, ये दोनों जो हैं एक ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें जो मेन मेन जैन ग्रंथ के
प्रसिद्ध जो भिक्षु हुए हैं उन भिक्षुओं की इनमें क्या मिलती है, जीवनी मिलती है। इसी के साथ कर्मफल का विवेचन, तो विभागीय सुएम मतसूत्र में जो है जैन ग्रंथ है जिसमें कर्मफल का विवेचन मिलता है। भद्रबाहु चरित में जैन आचार्य भद्रबाहु का जीवन चरित मिलता है। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंतिम समय किस प्रकार व्यतीत होता है इसमें भी आपको जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में ऐतिहासिक दृष्टि से हेमचंद्र के प्रशिष्ट पर्व का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मान के चलना है। तो बच्चों ये जैन ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ। हमने 3 तरीके के ग्रंथ देखे जिनमें हम इतिहास को देख सकते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोतों के तौर पर आपके धार्मिक ग्रंथ यहाँ पे समाप्त हुए। इसके बाद हम बात करेंगे इन ऐतिहासिक स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं जो धर्म का लेप उन पर नहीं चढ़ा हुआ है, धर्म के तौर पर उन ग्रंथों को काउंट नहीं किया जा सकता है, वो सब जो है यहाँ पे देखना है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सबके लिए गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। एक बार इस वीडियो को आप लाइक कर दें और थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों के पास ये पहुंच जाए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथों पर। ये ऐतिहासिक ग्रंथों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, ठीक है। प्राचीन भारत में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सके, क्योंकि लगभग सभी ग्रंथों पर साहित्यिक छाप, दर्शन व धर्म का प्रलेप चढ़ा हुआ है। अधिकतर जो ग्रंथ मिलते हैं आपको वो या तो साहित्य से संबंधित मिलते हैं, या फिर नाटक वगैरह हैं, या फिर दर्शन का लेप उन पे चढ़ा हुआ है, या फिर धर्म का लेप उन पे चढ़ा हुआ है। फिर भी कुछ ग्रंथों को हमने इस कैटेगरी में रखा जिनसे उस समय के इतिहास की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। जैसे सबसे पहले बात करें हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई। ये राजनीतिक शास्त्र व शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। इसी कारण कौटिल्य को भी भारत का मैकियावली कहा जाता है। तो मैकियावली का ग्रंथ था प्रिंस, द प्रिंस करके। उस ग्रंथ से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना जो है तुलना की जाती है, और इसी कारण से हम लोग कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहते हैं। यह मौर्यकालीन प्रशासन की अच्छी जानकारी देता है, विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके अलावा एक ग्रंथ मिलता है आपको कामंदक का, जो नीतिसार के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच में हुई है। तो ये गुप्तकालीन इतिहास का प्रशासन संबंधी जो है ज्ञान हमें देता है। कामंदक का जो नीतिसार है उसमें गुप्त काल के इतिहास का जो प्रशासन था, गुप्त काल के प्रशासन का क्या इतिहास है वो जानकारी हमें इसमें मिलती है। शुक्र का एक ग्रंथ हमें मिलता है, शुक्र नीतिसार। इससे भी हमें गुप्तकालीन ग्रंथ एक विवरण प्राप्त होता है। लेकिन बच्चों प्रथम तौर पर इन ग्रंथों को कभी भी आज तक भी ऐतिहासिक ग्रंथों में उस तरीके का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जिस तरीके का एक ऐतिहासिक ग्रंथ को होता है। कोई बात नहीं, इसके बाद आगे बढ़े। सोमदेव सूरी का नीतिसार, नीति वाक्यामत से तत्कालीन राजकीय मशीनरी के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। बृहस्पति का बृहस्पति अर्थशास्त्र जो लिखा गया, जो 9वीं 10वीं शताब्दी में था, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परंपरा में रचित हुआ एक ग्रंथ है, बृहस्पति का बृहस्पति। आपसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परंपरा में निम्न में से किस ग्रंथ की रचना होती है, तो बृहस्पति का बृहस्पति ग्रंथ जो है वो आपको यहाँ दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद फिर वापस एक ग्रंथ आपको ऐसा मिलता है जिसको सही मायनों में ऐतिहासिक ग्रंथ होने का दर्जा प्राप्त है, और उस ग्रंथ का नाम है कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। 1148 से 50 के संबंध में, ठीक है, ये 1148 से 1150 के बीच में कल्लड़ ने एक ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना की थी। इसमें कुल 8 अध्याय हैं, ठीक है, 8 अध्याय हैं। इन अध्यायों को यहाँ पर राजतरंगिणी में तरंग कहा गया है, और इसमें 8000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 8000 श्लोक हैं। ये 8 अध्याय इसके 3 पार्ट में डिवाइड हैं, ठीक है, 1 2 3 एक बार में है, 4 5 6 एक बार में है, और 7 और 8 अध्याय एक बार में है। तो ये टोटल राजतरंगिणी 3 पार्ट में आपको मिलती है। इस राजतरंगिणी के संबंध में हमारे इतिहासकार आर.सी. मजूमदार साहब का कहना है कि राजतरंगिणी प्राचीन भारतीय साहित्य का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे सही अर्थ में हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ कह सकते हैं।
कल्लड़ ने इस ग्रंथ में कश्मीर विषयक सभी उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों के आधार पर कश्मीर का चित्र प्रस्तुत किया है और प्राचीन काल से लेकर लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी तक का जो इतिहास कश्मीर का रहा है, तो कश्मीर पार्ट ऑफ भारत का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग मान सकते हैं कि भारत के इतिहास के बारे में वो हमसे बात कर रहे हैं। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। एक बार आप सब लोग जो है इसको शेयर कर दें सेशन को, ताकि ये सब लोगों के पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप सबके लिए। चलिए, इसमें भूवैज्ञानिक युग से लेकर के 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक का इतिहास मिलता है, जिसमें 7वीं सदी के पूर्व का भाग इतना विश्वसनीय नहीं है जितना 7वीं शताब्दी के बाद का भाग जो है वो बहुत ऑथेंटिक यहाँ से मिलता है। कल्लड़ का आदर्श शक्तिशाली राजा था जो अपने अधीनस्थों पर कठोर नियंत्रण रखे लेकिन अपनी प्रजा के प्रति दयावान हो, ऐसा एक संदेश इसने अपने इस ग्रंथ में दिया है। कल्लड़ ने इसमें अनेक स्थानों पर वैसे दारों यानी छोटे मोटे सामंतों की निंदा की है जिन्होंने कश्मीर में अराजकता तथा मुसीबतों को उत्पन्न किया था। कभी कश्मीर का डिटेल्ड इतिहास पढ़ना हो तो मेरी क्लास आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेगी, जिसमें मैंने प्री मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाया है और उसमें कश्मीर मैंने इतना डीप कराया है कि आज तक आपको शायद ही कहीं कश्मीर के बारे में इतना नॉलेज प्राप्त होगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्लस का कोर्स। प्लस के लिए हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं वहां पे। प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है, राजपूत काल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है, राजपूत काल कंप्लीट हो चुका है, अभी मध्यकाल स्टार्ट करेंगे। गुजरात के तीव्रंथों जैसे प्रबंध कोश जो राजशेखर ने रचित किया था, हम्बीर मदमर्दन जयसिंह ने रचा था, तेजपाल प्रशस्ति वास्तुपाल की, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का ग्रंथ है। इन सब से हमें गुजरात के इतिहास पर प्रकाश पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग मान सकते हैं कि ये ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। एक ग्रंथ है चचनामा, ठीक है, इससे हमें सिंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा नियुक्त आलौर के काजी इस्माइल ने तारीख सिंध व हिंद की रचना की थी, जिसमें फारसी अनुवाद, इसका फारसी अनुवाद ही क्या कहलाता है, चचनामा कहलाता है, जो अली बिन हामिद कूफी ने 1216 में किया। चचनामा का जो नाम आया वो फारसी अनुवाद के बाद में चचनामा इसको कहा गया। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अली बिन हामिद कूफी ने 1216 में इसका ट्रांसलेशन किया था। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर विजय 711 या 12 का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है जिनके बारे में मैंने आपको आज समझाया। अच्छा, कुछ ऐसे ग्रंथ मिलते हैं हम लोगों को जो ऐतिहासिक भी हैं और धार्मिक भी हैं, या धार्मिक ना होकर के दर्शन या साहित्य से संबंधित भी हैं। तो ऐसे ग्रंथों को हम लोगों ने किस श्रेणी में रखा, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में। ऐसे लोग ग्रंथों को हमने किस श्रेणी में रखा, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में, जिनमें पढ़ने की अष्टाध्यायी मूलतः आपको एक व्याकरण ग्रंथ के तौर पे दिखाई देती है, लेकिन इसमें फिर भी क्या है, मौर्य और मौर्यों से पूर्व, ठीक है, मौर्यों से पूर्व और मौर्य के टाइम पीरियड के जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी पर्याप्त जानकारी इसमें हमें प्राप्त हो जाती है। ऋषि गर्ग ने गार्गी संहिता, ये युग पुराण का एक भाग है जो कि मूल रूप से ज्योतिष का एक ग्रंथ है, किंतु इसमें यवन और सीथियन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है, तो इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है गार्गी संहिता से भी। इसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य जो मूलतः पढ़नी के व्याकरण अष्टाध्यायी की टीका है, ठीक है, और किंतु इसमें भी पर्याप्त ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलती है। कालिदास का मालविकाग्निमित्र मूलतः एक नाट्य ग्रंथ है। यह कालिदास की पहली रचना मानी गई है। इसमें शुंग वंश एवं उसके पूर्ववर्ती राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। इसे जीवन का दर्पण भी कहा जाता है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस भी एक मूलतः नाट्य ग्रंथ है, लेकिन इसमें हमें विशाखदत्त के इस ग्रंथ में हमें चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य तथा कुछ तत्कालीन राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कुछ ग्रंथ है, जैसे विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, ये भी एक मूलतः नाट्य ग्रंथ है। लेकिन इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य
और कुछ तत्कालीन राजवंशों की जानकारी आपको मुद्रा राक्षस से भी प्राप्त होती है। तो मुद्रा राक्षस को भी कहीं ना कहीं हम अपन लोग क्या अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में काउंट कर सकते हैं। इसी ग्रंथ में, ठीक है, इसी ग्रंथ में यह बताया गया है कि नंद वंश को समाप्त करके किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये जो है ग्रंथ आपको विशाखदत्त है, कालिदास का मालविकाग्निमित्र है, पतंजलि का महाभाष्य है, पढ़नी की व्याकरण है, ऋषि गर्ग की गार्गी संहिता, ये सब क्या है? ये भी अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। इनके अलावा बच्चों कुछ जीवनी ग्रंथ हैं, जिन जीवनी ग्रंथों को भी हम लोग क्या मानेंगे? इतिहास की जानकारी के स्रोत मानेंगे। जैसे प्राचीन भारत में जीवनी ग्रंथ क्या है? प्रशस्ति परम है, जिनमें प्रशस्ति की गई है, प्रशंसा की गई है, क्योंकि इन ग्रंथों में दरबारी कवियों ने अपने आश्रयदाता नरेशों के जीवन और उनके गुणगान को ही क्या बनाया है? विषय बनाया हुआ है। बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता हर्षवर्धन के जीवन को आधार बनाकर हर्षचरित की रचना 620 ईस्वी में की। यह भारत का प्राचीनतम उपलब्ध जीवनी ग्रंथ है। इसकी भाषा संस्कृत पद्य है। इसमें कुल 8 उच्चावास यानी अध्याय हैं, जिनमें से प्रथम 3 में तो बाणभट्ट की स्वयं की आत्मकथा है, लेकिन शेष 5 में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, हर्ष का जीवन चरित्र दिया हुआ है। हर्ष के प्रारंभिक जीवन एवं उसकी विजयों का पूरा वर्णन इसमें प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा वाकपति राज की संस्कृत रचना गौड़बहु मिलती है। इस गौड़वध में कन्नौज के चंद्रवंशी शासक यशोवर्मन की विजयों का विस्तार प्राप्त होता है, जिसमें सर्वप्रथम घटना है कि यशोवर्मन द्वारा गौड़ राजा का वध किया गया था। पद्मगुप्त का एक ग्रंथ दिखाई देता है आपको, जो जीवनी ग्रंथों की संज्ञा में ही आएगा, जो नव शशांक चरित्र है। इसमें मालवा के परमार वंशी शासक वाकपति मुंज का जीवन चरित्र मिलता है। बल्लाल के भोज प्रबंध में परमार राजा शासक भोज का जीवन प्रबंध मिलता है। बिल्लण के विक्रमांक देव चरित्र में कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य षष्ठ विक्रमांक का सिंहासन रूढ़ होने आदि की परिस्थितियों का पूर्ण वर्णन दिया गया है। इसके अलावा संध्याकर नंदिन का एक ग्रंथ मिलता है रामचरित। इससे पाल वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संध्याकर नंदिन ने स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि एवं रामपाल को राम कहा है। यह प्रथम द्वात्रय काव्य है। द्वात्रय काव्य का मतलब क्या होता है बच्चों? अर्थात ऐसा काव्य जो 2 का आश्रय लेकर चलता है। इसमें संध्याकर ने इतनी विलक्षण शैली रखी है कि एक तरफ संपूर्ण वर्णन रामायण के राम की कथा मालूम होता है, तो दूसरी ओर बंगाल के पाल शासक रामपाल का स्पष्ट वर्णन भी इसमें प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको हम लोग अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावा हेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना कुमारपाल चरित संस्कृत की प्राकृत रचना है। इसमें अनहिलवाड़ा के शासक कुमारपाल का वर्णन मिलता है। चालुक्य शासक था, यह भी एक द्वाश्रय का काव्य है। इसमें एक ओर संस्कृत प्राकृत व्याकरण के नियम है, तो दूसरी ओर साथ साथ कुमारपाल का जीवन चरित्र भी इसमें दर्शाया गया है। जयसिंह सूरी के कुमारपाल भूपाल चरित में अनहिलवाड़ा के चालुक्य शासक कुमारपाल का वर्णन भी प्राप्त होता है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझ लेना है कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे काम करना है। चलिएगा बात करते हैं आगे। आनंद भट्ट के बल्लाल चरित से बंगाल के सेन वंशी शासक बल्लाल सेन के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रबरदाई, ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान का कवि हुआ करता था, दरबारी कवि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि था और एक सामंत भी था। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज तृतीय का जीवन चरित्र मिलता है। इसमें मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज के जीवन का जो संघर्ष था उसका पूर्ण विवरण मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम इस ग्रंथ को भी ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में रखेंगे। इसके अलावा जैनक का पृथ्वीराज विजय, इसमें भी चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के संघर्षों का काव्यात्मक वर्णन प्राप्त होता है। जयचंद के हम्बीर काव्य में रणथंभौर के चौहान वंशी शासक हम्बीर देव का वर्णन भी मिलता है। राजानाथ के अच्युत राजाभिद्ध से विजयनगर के तुलुप वंशी शासक अच्युत देवराय का भी इतिहास प्राप्त होता है। तो ये सारे ग्रंथ लगभग अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में हैं। इसके अलावा साहित्यिक ग्रंथों की श्रेणी में बच्चों
हम लोग विदेशी स्रोतों को भी काउंट करेंगे। तो मैंने आपको अब तक जो बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका डिवीजन ऐसे देखते हैं, इतिहास के स्रोत, ठीक है, याद रखना इतिहास के स्रोत दो तरीके के, पहला पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक। साहित्यिक में दो तरीके के, देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। अब देशी साहित्य में वही ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, ये सब इसमें आगे जो अभी अभी डिस्कस किया। अब बात करेंगे इस ब्रांच की कि विदेशी स्रोतों में हमें क्या मिलता है। तो बच्चों विदेशी स्रोतों में प्राचीन काल से ही क्या है, भारत में विदेशी व्यापारी आते रहे, राजदूत आते रहे, इतिहासकार आते रहे, यात्री आते रहे। अब इनमें से क्या हुआ कि इन लोगों ने कई बार अपने बारे में लिखना चाहा और अपने अनुभवों को जो इन्होंने भारत में आके फील किया उसको लिख दिया। इन प्राचीन विवरणों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलती है, विशेष करके हमारी जो डेटिंग प्रॉब्लम्स है उनकी समस्याओं के समाधान में, जो तिथि संबंधी समस्याएं हैं उनके समाधान में। सिकंदर के पूर्ववर्ती यूनानी ग्रीक लेखकों में सबसे पहले सिकंदर से पहले जो व्यक्ति आए, ठीक है, वो स्काइलैक्स, हेकेटियस, मिलेटस, हेरोडोटस एवं टेसियस आदि प्रमुख हैं जो लिखते हैं भारत के बारे में, ठीक है, जो भारत के बारे में लिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि ये सब भारत आए हुए थे। इनमें से बहुत से विद्वान तो ऐसे थे जिन लोगों ने अपने यहाँ रहते हुए, कुछ यात्री जो भारत आए जिन्होंने भारत का वर्णन उनको सुनाया, तो उनके सुनने के आधार पर इन लोगों ने ग्रंथ लिख दिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जैसे स्काइलैक्स है। स्काइलैक्स 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक जो है राइटर है। इसने क्या किया, ये भारत के बारे में लिखने वाला प्रथम यूनानी लेखक था। ये बहुत बढ़िया शानदार एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम यूनानी लेखक जिसने भारत के बारे में लिखा, तो वो कौन था? स्काइलैक्स। ये फारस यानी ईरान के शासक डेरियस 550 से 486 बीसी का एक यूनानी सैनिक था। वह अपने सम्राट की आज्ञा पर सिंधु घाटी का पता लगाने के लिए भारत आया था। उसने अपनी यात्रा का विवरण तैयार किया, किंतु उसकी जानकारी सिंधु घाटी तक ही सीमित थी। तो भारत में सिंधु घाटी तक लिखने वाला स्काइलैक्स 6वीं शताब्दी में पहला व्यक्ति होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हिकेटियस मिलेटस, ये जोग्राफी, इसने जोग्राफी नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। इसका ज्ञान भी सिंधु घाटी तक ही सीमित था। उसके बाद हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिस्ट्रीज में ईरानी व यूनानी आक्रमणों तथा भारत के ईरानी संबंधों का विवरण प्राकृत किया है, ठीक है, प्रस्तुत किया है, प्राकृत की जगह प्रस्तुत किया। वह लिखता है कि ज्ञात राष्ट्रों में सबसे अधिक संख्या भारत की है, हालांकि वह स्वयं कभी भारत नहीं आया था। हिस्ट्रीज, द हिस्ट्रीज, मैं आपको बता देता हूं, द हिस्ट्रीज इस हेरोडोटस की जो किताब है उसका मूल नाम है, ठीक है, लेकिन द हिस्टोरिका इस किताब का प्रचलित नाम है। द हिस्टोरिका इस किताब का प्रचलित नाम है, और ये दोनों किताबें एक ही हैं। प्रचलित नाम है द हिस्टोरिका। इसके अलावा द रिसर्चेज और द इंक्वायरीज, ये जो हैं ये इस पुस्तक के अन्य नाम हैं। क्या है? अन्य नाम है। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री का दर्जा दिया गया है, ठीक है, और एक दार्शनिक थे सिसरो, उन्होंने इसको फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। हेरोडोटस, और इस किताब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है, कुछ लोगों ने गलत पढ़ाया हुआ है यूट्यूब या ऑनलाइन पे भी, जो इसकी भाषा लैटिन लिखाते हैं। आपको याद रखना लैटिन भाषा नहीं है इसकी, ये ग्रीक भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में भी कोई अंतर है? बहुत अंतर है, कभी पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझिएगा कि द हिस्टोरिका या द रिसर्चेज, द हिस्ट्रीज, ये हेरोडोटस के द्वारा लिखी हुई इस पुस्तक के नाम है। चारों पुस्तकें एक ही हैं, लैटिन भाषा में नहीं लिखी गई है, ग्रीक भाषा में लिखी गई है। हेरोडोटस कभी भारत नहीं आया था, इसने इस अनुश्रुतियों पे आधारित बातों को सुन सुन करके इस ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद तो ये कुछ थे हमारे पास सिकंदर से पहले वाले। ये पहले वाले कौन थे? सिकंदर से पहले वाले। अब हम बात करेंगे सिकंदर के समकालीन कुछ लेखकों की।
जिनमें नियार्कस है, एनासेक्रिटीज है, अरिस्टोबुलस है। इन सब ने तत्कालीन भारतीय जीवन का ग्रंथ जो दृश्य है वो अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया। नियार्कस, एनासेक्रिटीज और अरिस्टोबुलस ये बच्चों सिकंदर के दोस्त थे, सिकंदर के मित्र थे, सिकंदर के सैनिक थे, सिकंदर के सेनापति थे। तो ये उसके साथ थे, उसके साथ आए। जिनमें नियार्कस की बात करेंगे सबसे पहले। ये सिकंदर का सहपाठी मित्र हुआ करता था। उसके जहाजी बेड़े का एडमिरल यानी अध्यक्ष था। इसे सिकंदर ने सिंधु और फारस की खाड़ी के बीच के तट का पता लगाने के लिए भेजा था। उसके लेखों के उद्धरण स्ट्रैबो तथा एरियन के लेखों में हमें प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति था इसमें एनासेक्रिटीज। ये एनासेक्रिटीज जो है वो भी सिकंदर के समुद्री बेड़े का पायलट था। इसने नियार्कस की समुद्री यात्रा में उसका साथ दिया था और बाद में इसने अपनी इस यात्रा और भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी। इसने सिकंदर की जीवनी भी लिखी है। इसने सिकंदर की जीवनी भी लिखी है। एनासेक्रिटीज ने सिकंदर की जीवनी लिखी है। इसके बाद अगला नाम आता है अरिस्टोबुलस। ये एक भूगोलवेत्ता था। इसे सिकंदर ने कुछ उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे थे। इसने हिस्ट्री ऑफ द वॉर, युद्ध का इतिहास में अपने निजी अनुभवों का वर्णन किया है। तो भारत के बारे में भी यहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त हो। तो सिकंदर, सिकंदर से पहले लेखक, सिकंदर के समकालीन लेखक और सिकंदर के बाद वाले लेखकों पे अब हम लोग बात करेंगे। मीन्स मेगास्थनीज आता है। मेगास्थनीज 350 बीसी से 290 बीसी के तौर पे आएगा। इसका जन्म एशिया माइनर के आधुनिक तुर्की में हुआ। ये फारस और बेबीलोन के यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा लगभग 6 वर्ष, 302 ईसा पूर्व से 296 ईसा पूर्व तक, और इसने पाटलिपुत्र में निवास किया। एक्चुअली इसने जो विवरण दिया है वो जहां तक है केवल पाटलिपुत्र नगर का ही विवरण प्रतीत होता है, संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का नहीं। उसने मथुरा के पांड्य राजा की भी यात्रा की थी, पांड्य राज्य की भी यात्रा की थी। उसने अपनी मूल पुस्तक इंडिका, जो इंडिका अब उपलब्ध नहीं है, में तत्कालीन भारत की स्थिति का वर्णन किया है, विशेष रूप से वहां की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति। ठीक है। इंडिका के सहारे डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन और जस्टिन जैसे ईरानी व रोमनी लेखकों ने भारत के इतिहास का वर्णन इस इंडिका के आधार पर कर दिया। मैक्रिंडल के द्वारा अंग्रेजी भाषा में बाद में इस इंडिका का अनुवाद किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है आपसे। मैक्रिंडल वो व्यक्ति है, मैक्रिंडल के द्वारा इस इंडिका का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं आपसे। इंडिका के बिखरे हुए अंशों को एकत्रित कर सॉनबैक ने 1840 ईस्वी में मेगास्थनीज इंडिका नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित किया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की रचना और वहां के सैनिक प्रबंधों के विषय में विस्तार से हम लोगों को क्या दी है, जानकारी प्राप्त करवाई है। उसने भारतीय संस्थाओं, भूगोल एवं वनस्पति के बारे में भी लिखा है। इंडिका पहली पुस्तक है जिसके माध्यम से प्राचीन यूरोप को भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, और मेगास्थनीज पहला विदेशी राजदूत है जिसका भारतीय इतिहास में उल्लेख प्राप्त होता है एक राजदूत के तौर पर। ये सारे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, सेम क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं डायमेकस की। ये सेल्यूकस के उत्तराधिकारी सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का एक राजदूत था जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में रहा। इसका लिखा हुआ ग्रंथ मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, पर कहीं कहीं स्ट्रैबो इसके उदाहरण देता है डायमेकस के, जो ग्रंथ के उदाहरण है। डायनोसिस की बात करें, ये डायनोसिस मिस्र के शासक फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। इसका मूल ग्रंथ भी अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के लेखकों ने इसके उद्धरणों का भी अपने ग्रंथों में प्रयोग किया है। इसके बाद बच्चों हमें दिखाई देता है पैट्राक्लीज 250 ईसा पूर्व। ये कौन था? पैट्राक्लीज कौन था? ये यूनानी शासक सेल्यूकस और एंटियोकस प्रथम के अधीन कैस्पियन सागर व सिंधु नदी के बीच के प्रांतों का गवर्नर था। इसका ग्रंथ पूर्वी देशों का भूगोल में भारत के साथ साथ अन्य देशों का भी वर्णन प्राप्त होता है। ये भी हमारे पास इतिहास को जानने का स्रोत है। याद रखना, कैस्पियन सागर और सिंधु नदी के बीच का जो प्रांत था वहां का एक गवर्नर था सेल्यूकस और एंटियोकस प्रथम के अधीन। एलियन 100 बीसी ईसा पूर्व, 100 शताब्दी ईसा पूर्व से 100 शताब्दी पहले। ठीक है, 100 ईसा पूर्व 100 वर्ष पहले, एक शताब्दी हो गई।
ये एक यूनानी इतिहासकार था। इसका ग्रंथ एक कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री में पश्चिमोत्तर प्रांत का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आता है बच्चों डियोडोरस। ये यूनान का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। इसकी प्रमुख रचना बिब्लियोथिका हिस्टोरिका है, जो इसने अपने मेगास्थनीज की इंडिका को आधार बना करके लिखी। इस ग्रंथ से भी हमें भारत के विषय में जानकारी के अलावा सिकंदर के भारत अभियान की जानकारी आदि भी प्राप्त होती है। वहीं बात करेंगे स्ट्रैबो की, तो स्ट्रैबो 64 बीसी से 19 बीसी के टाइम का व्यक्ति है। ये प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और इतिहासकार था। इसने देश विदेश में व्यापक भ्रमण किया। इसका ग्रंथ जोग्राफिया, ठीक है, अब याद रखना जोग्राफी और जोग्राफिया दोनों अलग अलग हैं। जोग्राफिया इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रथम अध्याय में सिकंदर और मेगास्थनीज के साथियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भारत का वर्णन किया। स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेलूकस के बीच वैवाहिक संबंध का भी जिक्र किया है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का भी जिक्र करता है। कार्टियस आता है इसके बाद। रोमन सम्राट क्लाडियस का समकालीन था, 41 ईस्वी से 54 ईस्वी तक। इसकी पुस्तक से सिकंदर की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद मिलेगा आपको प्लूटार्क, 45 से 125 ईस्वी। इसके विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख एंड्रोकोटस के रूप में हुआ है। इसने लिखा है कि वह एंड्रोकोटस युवावस्था में सिकंदर से मिला था। इसने भी सिकंदर के जीवन का वर्णन किया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये एक पुस्तक है, ठीक है। ये लाल सागर का भ्रमण के नाम से भी जानी जाती है। पेरिप्लस मैरिथ इरसाई भी इसी पुस्तक का नाम है। तो 3 नामों से ये आपको दिखाई देगी। इसका लेखक अज्ञात है, हमें नहीं पता किस लेखक ने इसको लिखा था। इससे हमें कोई यूनानी लेखक था, जिसको हम लगभग 80 ईस्वी के लगभग उसने हिंद महासागर की यात्रा की थी, और उसने अपना ये विवरण एक यात्रा वृत्तांत लिख छोड़ा। इस ग्रंथ में भारत के तटों, भारत के बंदरगाहों और उनसे होने वाले व्यापार का वर्णन प्राप्त होता है। यह ग्रंथ समुद्री व्यापार की गाइड के रूप में जाना जाता है। यह संगम युग का विदेशी स्रोत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संगम युग का महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत है। इसमें दक्षिणी भारत के बंदरगाहों एवं पहली सदी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के साथ हमारे होने वाले व्यापार की विस्तृत जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एरियन मिलता है। ये भी एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार था। इसने इंडिका और एनाविशिस सिकंदर के अभियान का इतिहास नामक 2 ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। ये दोनों सिकंदर के समकालीन लेखकों व मेगास्थनीज के विवरण पर आधारित हैं। भारत के संबंध में उपलब्ध यूनानी विवरणों में एरियन का विवरण सर्वाधिक सही और प्रमाणिक माना जाता है। इसने भी चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कह के बुलाया है। इसके अलावा फिर आपको दिखाई देता है कॉस्मस इंडिकोप्लुस्तस, 537 से 547 ईस्वी। एक यवन यूनानी व्यापारी था जो बौद्ध भिक्षु हो गया था। 537 से 547 तक भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी के क्षेत्रों, श्रीलंका व भारत की यात्रा के लिए आया था। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। इस ग्रंथ में इसने श्रीलंका तथा पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधी बहुमूल्य जानकारी हमको दी है। तो बच्चों मैंने अब तक आपको यूनानी लेखकों के बारे में बताया, किन के बारे में बताया, और अब आज के लिए मैं यहाँ पे इसको समाप्त करूंगा। कल मैं आपको रोमन लेखकों के बारे में समझाऊंगा, रोमन या लैटिन भाषा में लिखने वाले, क्योंकि यूनानी लेखक तो ग्रीक भाषा में लिखने वाले थे। लातिनी लेखक, रोमन लेखक, इनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। शाम को 7:30 बजे आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो चुका है, लेकिन वो क्लास अनअकैडमी पे चलती है, भारत का इतिहास, और फ्री क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। फ्री क्लास है, आधुनिक भारत का इतिहास फ्री क्लास है। अनअकैडमी पर आकर के रोहितासु के नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च करके फॉलो करना मत भूलिएगा और इस क्लास को लेना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।